अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ आज तीसरे दिन भी अपनी तकरीर मुकम्मल नहीं कर पाए। गुज़िश्ता 3 दिनों से कौमी असम्बली में बजट इजलास हंगामे की नज़र हो रहा है और पिछले 3 दिनों में चौथी बार ऐसा हुआ है कि शहबाज शरीफ की तकरीर से पहले ही असम्बली में सीटियाँ, शोर शराबा और हंगामा आराई शुरू हो जाती है। आज भी ऐसा ही हुआ। आज सुबह स्पीकर कौमी असम्बली की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, फिर 3 हुकूमती और 4 अपोजिशन MNAs के असम्बली में दाखिले पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। फिर आज इजलास शुरू हुआ तो आगाज़ में ही स्पीकर ने हुकूमत और अपोजिशन को 6 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का हुक्म दिया जो आइंदा इजलास का ज़ाब्ता अखलाक तय करे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं दोनों साइड से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी मुझे 6 अफराद, ये अपोजिशन भी अपना 6 लोग का नाम दे दे और गवर्नमेंट भी दे दे, वो आपस में बैठ के बात करें। मैं हाउस को उस वक्त के लिए एडजर्न करता हूं जब कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। असद कैसर के ऐलान के बाद उनका अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ, जिसमें दोनों अपोजिशन रहनुमाओं ने ऐवान के माहौल को पुरअमन रखने के लिए ताउन की यकीन दहानी भी कराई। इसके बाद जब इजलास दोबारा बुलाया गया तो ऐवान में अरकान की तादाद गुज़िश्ता रोज़ से कम नजर आई, जबकि स्पीकर असम्बली के हुक्म पर कल जैसे किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए हुकूमती और अपोजिशन बेंचों के दरमियान पहले से ही सिक्योरिटी तैनात थी। जब शहबाज शरीफ को तकरीर के लिए कहा गया तो इससे पहले ही असम्बली में नारेबाजी का आगाज़ हो गया था। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ असम्बली में होने वाले वाक़े को पार्लिमान का सियाह तरीन दौर कहते हुए स्पीकर असम्बली से गिला किया कि आप पर फ़र्ज था कि कल जो कुछ हुआ उसे रोकते और ऐवान के तक़द्दुस को बहाल रखते, लेकिन अभी शहबाज शरीफ ने तकरीर का दोबारा आगाज़ ही किया था कि असम्बली में किसी की जानिब से बोतल फेंकी गई और स्पीकर ने एक बार फिर इजलास मुलतवी कर दिया। बोतल किसने किसकी तरफ फेंकी, इस हवाले से वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का अपने ट्वीट में कहना था कि अपोजिशन की तरफ से हुकूमत रुकन अकरम चीमा को बोतल मारी गई जिससे उनकी आंख मुतासिर हुई। एक और ट्वीट में उनका कहना था कि पहले हुकूमती कमेटी के साथ ज़ाब्ता अखलाक तय करने से इनकार किया और अब शहबाज शरीफ अपनी तकरीर मुकम्मल करने के बजाय नून लीग अरकान ने बोतलों से हमला शुरू कर दिया। कल होने वाली कार्रवाई का नोटिस लेते हुए आज स्पीकर असद कैसर ने 3 हुकूमती और 4 अपोजिशन के अरकान असम्बली के दाखिले पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन में हुकूमती अरकान फ़हीम खान, अब्दुल मजीद खान और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अली नवाज खान का नाम शामिल था, जबकि अपोजिशन से नून लीग के अली गौहर खान, चौधरी हामिद हमीद और शेख रुहेल असगर और पीपल्स पार्टी से सैयद आगा रफ़ीउल्लाह के नाम शामिल थे। आज असम्बली आमद पर जब अली गौहर को दाखिले से रोका गया तो उन्होंने सवाल किया कि इस लिस्ट में उन वुज़रा के नाम क्यों नहीं हैं जिनको गालम गलूच करते हुए देखा जा सकता है। जबकि गालम गलूच के हवाले से जब शेख रुहेल असगर से सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि ये पंजाब का कल्चर है। और ज़ाहिर है ये आपकी फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा है, ये गालियाँ देना अच्छा पंजाब का कल्चर, पंजाब का कल्चर। सर शुरुआत आपकी और अली अमान की, ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको किस तरह लेते हैं। सर ये आपने गाली देने को पंजाब के कल्चर से जोड़ दिया, क्या होता है गुस्से में आके बंदा कर जाता है। नून लीग ही के रहनुमा राना सनाउल्लाह से पूछेंगे कि पंजाब का कौन सा कल्चर है जिसकी बात कर रहे हैं। स्पीकर असद कैसर के आज अरकान असम्बली को जारी होने वाले नोटिस के हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उन्हें एक खत भी लिखा जिसमें उनका कहना है कि 7 MNAs को असम्बली से निकालने का मतलब है कि आप वाक़े की संगीनी से ही लाइल्म हैं, यह कवानीन की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने वज़ीर आज़म की इस पूरे मामले पर खामोशी पर भी सवाल उठाया और स्पीकर को पार्लिमान का तक़द्दुस बहाल करने का कहा। न सिर्फ ये, आज इजलास से पहले शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की असम्बली में अपोजिशन लाउंज में मुलाकात भी हुई जिसमें अपोजिशन ने स्पीकर असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया, जिसके लिए 7 रुकनी कमेटी का भी ऐलान कर दिया है। कमेटी में पीपल्स पार्टी ने शाजिया मरीन, नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ का नाम तजवीज़ किया है, जबकि नून लीग से अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह कमेटी का हिस्सा होंगे। साथ ही कमेटी में JUIF के भी 2 अरकान शामिल होंगे। इसी कमेटी में शामिल राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद है और साथ ही वफाकी वजीर शफकत महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले शफकत साहब आपसे शुरू करेंगे। साहब आज वजीर आज़म से मिले स्पीकर साहब, उसके बाद कार्रवाई करें वो 7 अरकान के खिलाफ जिसमें से भी 4 अक्सरियती अपोजिशन के खिलाफ हों। वाज़ेह नहीं हो रहा है कि आपके अरकान रुक ही नहीं रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को तकरीर मुकम्मल नहीं करने दे रहे हैं, कि ये सब कुछ वज़ीर आज़म के कहने पर हो रहा है और जो अक्सरियती कार्रवाई है वो भी अपोजिशन अरकान के खिलाफ हुई है। हालांकि हंगामा जो कल शुरू हुआ, जो एहतजाज शुरू हुआ, वो अपोजिशन लीडर की तकरीर पर हुकूमत ने शुरू किया था। मेरा ख्याल है कि नून लीग के अंदर एक गिरोह है जो शायद मरियम साहबा के साथ मुंसलिक है। उनकी ख्वाहिश है कि हंगामा आराई हो, उनकी ख्वाहिश है कि एक तमाशा हो। आपको याद है कि जब शौकत तरीन साहब बजट की तकरीर कर रहे थे तो इस हद तक बदतमीज़ी की गई, इस हद तक वज़ीर आज़म को उनके करीब आके गंदी गंदी गालियों वाली बातें की गई और वो बार बार इस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं। बस आज को आप देख लें,
आज अपोजिशन ने खुद कहा स्पीकर साहब को कि जनाब एक कमेटी बनाए जो कि कल के वाक़यात जो बड़े अफसोसनाक वाक़यात थे कि उनके बारे में तहकीकात करे और हाउस को चलाने के लिए भी कोई लाएअमल बनाए। और उसके बाद जब स्पीकर ने उनको कहा कि आप मुझे नाम दें कमेटी के लिए, तो उन्होंने नाम देने से इनकार कर दिया। उसके बावजूद स्पीकर ने कहा कि चलें अगर नाम अभी नहीं भी आए तो हम हाउस जो है उसको स्टार्ट करते हैं। हम जाके वहाँ बैठे, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर शुरू की तो इनके नून लीग के एक आदमी ने वो सैनिटाइजर उठा के सीधा हमारे एक MNA के पारा, कराची के जो MNA है चीमा साहब, और वो जख्मी हो गए, उनको खूनो खून हो गए। तो मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि ये एक ग्रोह है नून लीग में जो कि ना खेलेंगे और ना खेलने देंगे। उनको पता है कि उनका मुस्तकबिल है कोई नहीं, उनका अपनी पार्टी के अंदर मुझे लग रहा है कि मुस्तकबिल मखदूश है और उसकी वजह से कोई किसी किस्म का वो हाउस को चलने के नहीं दे रहे हैं। मतलब मगर अपोजिशन अगर चाहती भी है कि इस्तेहकाम वाली सूरत हाल हुकूमत के लिए ना हो, तो हुकूमत की तो हमेशा जिम्मेदारी होती है और हुकूमत चाहती है कि चीज़ें बेहतर हो। नून लीग की बजट स्पीच में आप लोग भी यही करते थे। मिफ्ता इस्माइल ने जो आखिरी बजट पेश किया उसमें तहरीक इंसाफ ने क्या नहीं किया, इसके अलावा तहरीक इंसाफ क्या नहीं करती थी पार्लियामेंट के हवाले से, मगर नून लीग की खुशी होती थी आप पार्लियामेंट का हिस्सा रहे, चाहे आपने इस्तीफे भी दे दिए थे। आप लोग क्यों नहीं सूरत हाल बेहतर करना चाहते? आपने पीपल्स पार्टी और नून लीग को मुत्तहिद कर दिया है। पिछले इजलास में एहसन इकबाल साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी आमने सामने थे, अब ये दोनों मिलकर आपके सामने हैं, तहरीक अदम एतमाद लाने की बात कर रहे हैं। देखें, अगर हमारी ख्वाहिश ना होती कि मामला चले तो आज जो स्पीकर साहब ने कहा कि जनाब कमेटी के लिए नाम दें, और कमेटी का मतलब क्या होता है? कमेटी का मतलब है कि सारी जमातें जो हाउस में हैं वो सारी मिल के बैठे और कोई लाए अमल तैयार करें। अब उस दिन जिस दिन शौकत तरीन तकरीर कर रहे थे वो कोई सियासी तकरीर थी, लेकिन जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के करीब पहुंच के पता नहीं डोंकी राज, पता नहीं क्या इस किस्म की बातें, तो ये उससे हमारे लोग भी मुश्तिल होते हैं, हमारे जो साथी हैं वो भी तो फिर परेशान होते हैं कि उनके साथ इस किस्म का। तो मैं समझता हूं कि आज तो बड़ी अपॉर्चुनिटी थी एक, कि जिस अपॉर्चुनिटी के अंदर वो, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा जी हमने नहीं आना, बल्कि उन्होंने स्पीकर के खिलाफ जो कोशिश कर रहा था कि हाउस को चलाने के लिए कोई लाया अमल बनाया जाए, आज ये कह दिया कि जो उसके खिलाफ हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। साहब, अगर जो आपने कहा कि वज़ीर आज़म के सामने ये शौकत तरीन को बोलते रहे और इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते रहे, तो ज़ाती मसला है ना, वज़ीर आज़म को ज़ाती तौर पर गुस्सा आ गया है और उन्होंने कहा है पार्टी के रहनुमाओं के शहबाज शरीफ को तकरीर नहीं करने देनी है, इसलिए ये सब हो रहा है। वज़ीर आज़म की कोई हिदायत नहीं थी। आप मुझे ये बताएं कि जिस लीडर के साथ आप मोहब्बत करते हैं, जिस लीडर के साथ जो आपका कायद है, और उसके कान के करीब आके आप इस किस्म की बेहुदा और फजूल बातें कर रहे हैं, तो नेचुरली फिर आपके अपने लोग जो हैं वो भी एक्साइट होंगे, वो भी गुस्सा करेंगे, वो भी उसका रद्द अमल करेंगे। अब उनका एक रुकन है रोहेल अस्कर लाहौर से, वो कहता है गालियां देना तो पंजाबी का शेवा है। भाई कौन से पंजाबी का शेवा है? हम भी पंजाबी हैं, क्या हमारा कभी आपने हमारे मुंह से कभी गाली सुनी है? सो मकसद ये है कि ये सारा जो इनके, और भी एक वो अली गौहर है कोई, वो भी गालियां दे रहा था, और PM बैठे हुए हैं, कुछ थोड़ी सी हया करनी चाहिए थी, तो उससे फिर हमारे लोग भी मुश्किल होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनका शुरू से ये प्रोग्राम था कि हमने बात नहीं करनी है। मतलब मगर शहबाज साहब, मुझे आखिर में ये बता दें, अगर आपकी हुकूमत के लिए अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल होगी, अगर स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ गया तो आप उसके लिए तैयार हैं? पीपल्स पार्टी और नून लीग करीब आ गए? नहीं। अब मसलन इन्होंने कहा कि जी हम डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे, उसका जुमे को इजलास है जिसमें इन्होंने साबित करना है नो कॉन्फिडेंस। मुझे तो शक पड़ रहा है कि ये उससे भाग जाएंगे। मुझे शक पड़ता है कि ये अब जो स्पीकर का इन्होंने शोशा छोड़ा है, उसका मतलब ये है कि जो डिप्टी स्पीकर का एक टेस्ट आ रहा है ना जुमे को, तो इनके पास तो बंदे ही नहीं है, इनके पास तो नंबर्स ही नहीं है, तो इकट्ठे भी हो जाएं तो फिर भी नंबर्स नहीं है। तो इसलिए इन्होंने रियलाइज़ किया कि अब एक नया शोशा छोड़ दो। और मुझे शक है, बल्कि शक नहीं, काफ़ी हद तक यकीन है कि कल आप ऐलान सुनेंगे कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो इन्होंने मुहिम चलाई थी वो वापस ले ली गई है। आपको यकीन है? हमारे सनौल्लाह साहब, मुजरान साहब, हुकूमत को तो यकीन है कि आपका शोशा है, बस ना आप स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला पाएंगे ना ही, और जो डिप्टी स्पीकर की बात करे थे वो भी मामला ख़त्म हो जाएगा। देखें, इनकी सियासी सूझबूझ जो है वो ऐसी ही है और इसलिए इनको इस किस्म के शुबहात जो है वो पढ़ते रहते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो पोजीशन है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस की होती है, उसके ऊपर अपोजिशन का भी एतमाद होना चाहिए और ट्रेजरी बेंचेस का भी एतमाद होना चाहिए।
अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश होती है तो उसके मानी ये होते हैं कि स्पीकर जो है वो ईवान में अपोजिशन का जो है वो एतमाद खो बैठा है। उसकी कामयाबी या नाकामी जो है वो मैटर नहीं करती, ये मैटर करता है कि अपोजिशन जो है वो एतमाद खो बैठा है अपोजिशन का। और अगर स्पीकर जो है वो हाउस के दोनों इतराफ़ का एतमाद ना रखता हो तो वो हाउस चला नहीं सकता। बाकी ठीक है, नंबर तो फिर जो है वो आप यानी कि तहरीक अदम पास होते हैं, तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, कामयाब हो या ना हो, ये फैसला हो गया है डिप्टी स्पीकर दोनों के खिलाफ। कामयाबी या नाकामी जो है इससे कोई तल्लक नहीं। हमारा तहरीक के ज़रिए से ये साबित करना है, ये ऑन रिकॉर्ड लाना है कि स्पीकर जो है वो अपोजिशन का एतमाद जो है वो खो चुका है। वैसे मगर इस स्पीकर से आप क्या चाहते हैं? आज कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब तकरीर, बोतल आप लोगों की तरफ से मार दी गई, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से। स्पीकर क्या करें ऐसी सिचुएशन में एग्जैक्टली? देखें, ये गलत बात है। ये सैनिटाइज़र की जो बात ये कर रहे हैं ये दोनों तरफ से हुआ है। हमारी तरफ से लोगों का कहना था कि उन्होंने जो है वो पहले वो बोतल फेंकी है, इनका कहना था कि इन्होंने फेंकी है। लेकिन मैंने ख़ुद इनके कराची के एक MNA हैं, जब लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो तकरीर करने के लिए उठे, अभी उन्होंने शुरू किया तो वो बिल्कुल करीब आके गंदी गालियाँ दे रहा था। तो आप मुझे ये बताएं कि ये ऐसे जो है ये वज़ीर आज़म की आशीर्वाद के बगैर हो कैसे सकता है? और सब अगर जहाँ तक ये अपोजिशन के एहतजाज के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, देखो हिज़्ब इख्तलाफ जो है उसने तो इख्तलाफ ही करना है, उसने तो अपोजिशन ही करनी है। उसने एहतजाज जो है ये अपोजिशन का हक है, लेकिन कभी हुकूमत ने भी एहतजाज किया है, कभी लीडर ऑफ द अपोजिशन की स्पीच के ऊपर भी जो है वो हुकूमत एहतजाज करती है। ये आप पिछली पार्लिमानी रवायात जो है वो पाकिस्तान की भी देख लें, बाकी दुनिया की भी देख लें। अब ये वज़ीर ख़जाना की स्पीच के ऊपर, वज़ीर आज़म की स्पीच के ऊपर अपोजिशन तो एहतजाज करती है। गवर्नमेंट ने हमेशा परफॉर्म करना होता है, वैसे मगर ये है नहीं हुकूमत, क्योंकि परफॉर्म कर नहीं पा रही, तो इसलिए इस वक्त हाउस में दो अपोजिशन हैं। वो हमारी अपोजिशन है, हम उनकी अपोजिशन है। मगर नहीं है हाउस में। मगर ये अब एक है, अगर इस किस्म की नई हुकूमत जो आपसे कहती है कि जी जैसा आप करेंगे हम आपके साथ वैसा ही करेंगे, तो फिर दरमियान का रास्ता तो आपको निकालना पड़ेगा ना। वो कहते हैं कि जी हमारी नहीं है कोई जिम्मेदारी कि हम हाउस चलाएं, ऑपोजिशन की भी हमारे साथ जिम्मेदारी है, ये हमें नहीं तकरीर करने देंगे, हम इन्हें नहीं करने देंगे। ये गाली वो कहते हैं कि पहले आपकी तरफ से आई थी कल, जिसके जवाब में अली अवान साहब ने भी गाली दी, और फिर जो सारा का सारा हमने देखा कि गुत्थम गुत्था होने वाला मामला आया। अब आज रुहेल असगर साहब कह रहे हैं, मुझे ज़रा आप बताइए राना सनाउल्लाह साहब, पंजाब का कौन सा ऐसा कल्चर है, ये पूरे पंजाब के हवाले से उन्होंने बात कर दी, अपनी गलती छुपाने के लिए कहते जी पंजाब का कल्चर है गाली देना, कौन सा पंजाब का कल्चर है? देखें, ये रुहेल असगर साहब की एक अपनी राय होगी, लेकिन कल जब लीडर ऑफ द अपोजिशन तकरीर करने के लिए उठे हैं, आप मुझे बताएं कि हुकूमत का भी कभी काम होता है कि वो जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दे। इन्होंने चोर डाकू गालियाँ देनी शुरू की और उसके बाद फिर जो है बात बढ़ गई, और मजमूई तौर पे जो भी सूरत हाल हुई और दोनों तरफ से हुई वो इंतहाई अफसोसनाक है। उसके ऊपर कोई भी नहीं ये कह सकता कि ये कोई अच्छी सूरत हाल थी। लेकिन ये बजट जो है ये अपोजिशन ने पास तो नहीं करवाना, ये तो हुकूमत ने पास करवाना है। इसके ऊपर बहस करवाना जो है ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर ये नहीं चाहते तो आज तीसरा दिन हो गया लीडर ऑफ द अपोजिशन अपनी स्पीच नहीं कर सके, तो ये जो है ये फिर और जो 2 दिन है उसके बाद तो फिर स्पीचेस का वक्त ही जो है वो खत्म हो जाएगा। उन्हें नहीं चाहिए आपकी स्पीच, तो ये वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका होगा। वो कह रहे हैं आपने करनी है तो करें, बहुत सारे पहले मौके होते रहे हैं। वो कह रहे हैं बजट पास करा लेंगे, हमारे पास नंबर पूरे हैं, तो नहीं है परवाह। तो मिलके आप लोगों ने कोई रास्ता निकालना है, या पार्लियामेंट जो है ये यही पैगाम देगी आवाम को कि इसमें तो इससे तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है, इसमें तो ये झगड़े करते हैं, हमारे काम की कोई बात नहीं होती है, बजट तक पे डिबेट नहीं हो पाती है, ये आपस में लड़ते रहते हैं। मैं ये शाहजेब ये बात कह दूं कि वज़ीर आज़म ऑन रिकॉर्ड हैं, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं, और ये पार्लियामेंट को जो है वो ख्वार करने, पार्लियामेंट को डिस्क्रेडिट करने की ये सोची समझी कोशिश है, और ये इसको इसी तरह से जारी रखेंगे ताकि पार्लियामेंट डिस्क्रेडिट हो और ये अपने मकसद की तरफ जो है वो आगे बढ़ सकें। तो ये मकसद नाकाम कीजिए ना। स्पीकर ने जब कहा है, अगर मकसद ये है जो आप कह रहे हैं, तो स्पीकर ने कहा कि जी कमेटी बना लेते हैं हुकूमत और अपोजिशन की, आप लोग उसके लिए भी नहीं माने, ताकि जी अच्छे अंदाज में बात आगे बढ़ सके, आप उनकी सुने वो आपकी सुने और पार्लियामेंट का माहौल ठीक हो। नहीं शाहजेब,
शाहजेब, हमने स्पीकर साहब से कहा था कि आपने ये जो आई वाश किया है, वो मिनिस्टर आपके सामने जो है वो बेंचों के ऊपर चढ़ चढ़ के जो है वो मारते रहे हैं बुक्स और गालियाँ देते रहे हैं। आपके सामने ये अपना जो है वो वीडियो रिकॉर्ड पूरा मौजूद है, और आपने 2-3 आदमी उधर से जो है वो नीचे से पकड़ लिए और 2-3 आदमी इधर से। तो आपने अगर ये करना है तो आप उन मिनिस्टर्स को जो है वो आप उनको सस्पेंड करें। और हमारी ये इन्फॉर्मेशन है कि स्पीकर साहब आज गए हैं, वज़ीर आज़म से मिले हैं, और वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब ने स्पीकर साहब की बड़ी बेइज्जती की है और उनको कहा है कि नहीं, आप किसी मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो है उनको आप सस्पेंड नहीं करेंगे। वो उन्होंने सिर्फ 3 नामों की इनको मंजूरी दी, इन्होंने 3 वो और 4 हमारे शामिल करके तो उन्होंने वो ऑर्डर्स कर दिए। हमने उनको कहा था कि आप अपने ऑर्डर्स वापस लें और उसके बाद जो है वो आप पार्लियामानी कमेटी बनाएं और उसकी सिफारिशात के ऊपर जो है वो एक्शन लें, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते। वज़ीर आज़म जो है वो उनको उनके इख्तियारात जो है वो उनको उन्होंने सल्ब किया हुआ है, और उनका मकसद यही है कि ये पार्लियामेंट जो है ये डिस्क्रेडिट हो लोगों की नज़र में, मीडिया की नज़र में और हर किसी की नज़र में, ताकि वो अपना जो उनका दरीना उनका जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मामला उसको जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। ये एक साजिश हो रही है पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम के खिलाफ। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, दोनों का मौका आपने सुना। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया है और तजावुजात पर कायम बिल्डिंग्स, दुकानों और घरों को मसमार किया जा रहा है। मगर यहाँ अहम सवाल यह है कि क्या उन इदारों और शख्सियात के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी जिन्होंने कई साल पहले गैर कानूनी तरीके से न सिर्फ ये प्लॉट्स फरोख्त किए बल्कि लीज भी जारी किए, साथ ही सरकारी और रफाई ज़मीनों पर कब्ज़ों और तामीरात में सहूलत कारी की। खासतौर पर जब बरसाती नालों के गिर्द रिहायशी आबादियाँ कायम की जा रही थीं तो तब भी इन इदारों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की और खामोश तमाशाई बने रहे या फिर ताउन करते रहे। ये सवाल भी अहम है कि जिन लोगों के घरों को गिराया जा रहा है, क्या हुकूमत उन्हें मुतबादिल फराहम करेगी? आज वज़ीर आला सिंध ने भी नस्ला टावर की तामीरात और अलादीन पार्क में कायम तजावुजात की जिम्मेदारी KMC पर डाल दी। नस्ला टावर को गिराने के लिए कहा है, सिंध हुकूमत ने नहीं दिया, KMC ने दिया। जिस दौर में दिया है वो देख लें। अलादीन पार्क को गिराने के लिए कहा था, सिंध हुकूमत ने नहीं दिया। जिस दौर में दिया गया KMC ने, और जहां इल्लीगल दुकान बने आप वो देख लें। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची में तजावुजात से मुताल्लिक केसेस की अहम समाअत जारी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने आज फिर सख्त अहकाम जारी करते हुए इशारा फैसल पर कायम नस्ला टावर गिराने का हुक्म दे दिया। साथ ही गुज्जर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का भी हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने अलादीन पार्क में कायम पवेलियन एंड क्लब और 450 दुकानें गिराने के लिए एंटी इंक्रोचमेंट के अमले को मजीद 1 हफ्ते की मोहलत भी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत जारी है, साथ ही तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन भी हो रहा है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मा मौजूद है। फ़हीमुज़्ज़मा साहब, बहुत शुक्रिया। जब सिंध हुकूमत ज़ाहिर है KMC पर जिम्मेदारी डाल रही है, पिछले अदवार पर जिम्मेदारी डाल रही है, मगर ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? लोगों के तो घर खाली कराए जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, ये क्या मामला है सारा का सारा? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल सही है। एटलीस्ट अलादीन पार्क या अम्यूज़मेंट पार्क के तक KMC ने किया, मगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की अप्रूवल से किया, ठीक है। और एक चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि जो सफारी पार्क का जो ओरिजिनल मास्टर प्लान था उसमें रेलवे लाइन और राशिद मिन्हास रोड के दरमियान जो 52 एकड़ का जो रकबा था वो हमेशा से ईयरमार्क था अम्यूज़मेंट पार्क के लिए। शोमिया किस्मत हमारी है कि हमारा जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना तो उस वक्त जो है अखबारों में इश्तिहार वगैरह उसके दिए गए थे, मतलब वो जो थी बिड्स और प्रपोजल्स इनवाइट किए गए थे और हमने जो है इनको शॉर्ट लिस्ट किया जो मौजूदा वो हैं। KMC खिला में तो कोई चीज़ नहीं है ना। KMC बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मातहत है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर आती है और उसकी अप्रूवल के बगैर, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ACS PND की अप्रूवल के बगैर तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो सकती। मगर बुनियादी जिम्मेदारी KMC की है क्योंकि KMC ने किया और KMC बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक मातहत इदारा है। साहब, मुझे मुख्तलिफ जगहों के बारे में बात करता हूँ मैं आपसे, मगर पहले गुज्जर नाला है, यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है, ज़ाहिर अदालत का ऑर्डर है, मगर क्या लोगों को मुतबादिल नहीं दिया जा सकता? वो बेघर हो जाएं, एक क्राइसिस नया पैदा हो जाए, या हुकूमत कुछ कर सकती है उनके लिए?
देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैं अर्ज करूं, दफ़ा 144 अंग्रेज़ छोड़ के गया है स्टैचू बुक्स पे, उसको लगाते तो आप आज भी हो ना। आज आपके पास ऑल्टरनेट, हमने लियारी नदी से लोगों को उठाया, हमने उनको हॉक्स बे पे और उस पे रीसेटलमेंट स्कीम बनाई। शफीक पराचा साहब उसके प्रोजेक्ट में बड़ा अच्छा। आज वो जो हमने 80 गज का प्लॉट दिया था, 8-8 लाख रुपए में लोग बेचते हैं वो। तो ऐसा नहीं है, अगर आप 80 की जगह बाद में इंक्रीमेंटल हाउसिंग में 120 गज आपने कर दिया, आप अगर 5-6 हज़ार फैमिलीज़ को अगर आप दे दोगे, गवर्नमेंट ऑफ सिंध अगर दे देगी, कराची शहर 3,557 स्क्वायर किलोमीटर का है, उसमें से जो अर्बन एरिया है वो सिर्फ 754 स्क्वायर किलोमीटर का है। आप 200-300 एकड़ दे दोगे, आप बैरियर टाउन को 18,000 20,000 एकड़ ज़मीन दे देते हो, जो कि इंक्रीमेंटल हाउसिंग के लिए, यानी गरीब गुरबा के लिए 80 और 120 गज के प्लॉटों के लिए रखी थी, आप उनको दे देते हो। आप DHS सिटी को दे देते हो। आप नहीं देते तो ये 200-300 एकड़ ज़मीन इन मुतासरीन को नहीं दे सकते जो मजबूरी के आलम में। देखिए, नदी में या नाले में कोई आदमी खुशी से तो नहीं बैठा ना, बीमारी है, कचरा है, सब कुछ है। आप, ये तो रियासत की जिम्मेदारी है कि लोगों की ज़िंदगी को हाउसिंग, जॉब्स, तालीम ये वो प्रोवाइड करे। तो मसला क्या है? फेडरल गवर्नमेंट ने 3 साल का किराया यानी 90,000 रुपये 6-6 महीने करके देने का वो किया था, फेडरल गवर्नमेंट दे रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी अगर 300-400 एकड़ ज़मीन अगर दे देगी, तो आप इस तरह समझिए कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल 19,000 एकड़ पे है, ये 300 एकड़ ज़मीन कितनी भारी पड़ेगी भाई आपको? अच्छा, फिर साथ बताइएगा, जो अब टावर है, नस्ला टावर हो गया है, दूसरी जहां बिल्डिंग्स बन गई हैं, उनकी लीज भी हुई, अवाम ने तो पैसे दिए, बुक कराया, अब वहां पर रह रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए उनके लग गए। अब बिल्डर्स ने क्या किया, उसके पीछे ऑफिशियल्स ने क्या किया, उनकी जिम्मेदारी थी। इस अवाम का क्या कसूर है? इनको कैसे कॉम्पेंसेट किया जाए? जी, नस्ला टावर की देखिए बात है तो उसकी बाकायदा किसी ने परमिशन ली, ठीक है, उसका प्लॉट था, उसने और सिंधी मुस्लिम से कराया, जो भी किया। बिल्डर ने गलत काम किया, ठीक है, उस बिल्डर ने इन्वेस्टमेंट्स की, बिल्डर ने पैसे कमाए, बिल्डर जिंदा है। वो तमाम सरकारी अफसरान जिन्होंने गलत काम किया वो जिंदा हैं। लोगों के ऊपर जुर्माने होने चाहिए। आप नस्ला टावर गिराइए, आप जो बिल्डर्स हैं, जो लोग हैं जिन्होंने पैसे बनाए, उनसे उनके पैसे वापस करवाइए। देखिए ना, एक आम आदमी जो है, जब वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक NOC देखता है, NOC टू सेल देखता है, जब बिल्डिंग प्लान्स देखता है, अब एक बिल्डिंग बन रही है, कोई क्यों नहीं खरीदेगा? एक आम आदमी को नुकसान नहीं होना चाहिए। मगर वो लोग जिनकी तोंदें जो हैं फैली जाती हैं, जो दबा के पैसा बना रहे हैं इन उल्टे सीधे धंधों से, उनको आप वो ठहराइए। आप बाकायदा FIRs काटिए, उनको पकड़िए, आप देखिए एक एक पैसा लोगों का वापस मिलेगा। बहुत शुक्रिया। फरीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स को रेगुलराइज कर रही है। तकरीबन 6,000 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स को रेगुलराइज किया जाएगा। इस हवाले से जंग में आज सहाफ़ी उमर चीमा की खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक वफाकी हुकूमत की हिदायत पर पंजाब हुकूमत ने जल्दबाजी में एक ऑर्डिनेंस जारी किया। ये पूरा अमल बगैर किसी मुनासिब मुशावरत के मुकम्मल किया गया और मुतल्लिका महकमों को भी इस सिलसिले में एतमाद में लेना ज़रूरी नहीं समझा गया। ऑर्डिनेंस का मुसविदा एक आईनी ओहदेदार की मदद से तैयार किया गया ताकि इस कानून को किसी अदालत में चैलेंज किया जाए तो कानूनी बहरान से बचा जा सके। इसलिए फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को कमीशन का सरबराह बनाया जाए। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत साबिक जज अजमत सईद शेख को कमीशन का सरबराह बनाना चाहती है। खबर के मुताबिक पंजाब हुकूमत के इस ऑर्डिनेंस को लैंड माफिया के लिए NRO तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि बज़ाहिर गैर इस्तेमाल शुदा इराजी पर रिहायशी कीमत का 2% टैक्स लगाकर क्लीन चिट दी जाएगी। इस मामले से ताल्लुक रखने वाले एक अफसर के मुताबिक 2% जुर्माना लगाकर ब्लैंक चेक दिया जा रहा है। प्रोग्राम शामिल करते हैं। शुगर स्कैंडल में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के बाद पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को भी FIA ने तलब कर लिया है। हमजा शहबाज को 24 जून को FIA लाहौर दफ्तर में पेश होने की हिदायत की गई है, जबकि शहबाज शरीफ को 22 जून को तलब किया गया है। FIA के नोटिस के मुताबिक हमजा शहबाज को 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब किया गया है। हमजा शहबाज को रमजान शुगर मिल के CEO की हैसियत से तलब किया गया है और नोटिस के मुताबिक इंक्वायरी के लिए पेश न होने पर हमजा शहबाज को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। नोटिस में हमजा शहबाज को मुखातिब करके लिखा गया है कि तहकीकाती टीम ने आपको 5 सवालात पर मुश्तमिल एक सवालनामा भेजा था। फिर 17 दिसंबर 2020 को तहकीकाती टीम ने कोट लखपत जेल में आपसे मुलाकात की थी, मगर आपका जवाब वाज़ेह नहीं था और आपने संगीन जुर्म की जिम्मेदारी अपने छोटे भाई सुलेमान शहबाज पर डालने की कोशिश की थी। पेश ना होने पर यह समझा जाएगा कि
कि आपके पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं है और इन्वेस्टिगेशन टीम गिरफ्तारी समेत तमाम कानूनी इकदाम उठा सकती है। शहबाज शरीफ को 22 जून को तलब किया गया। आज शाहिद खान अब्बासी ने तफसील इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत पर टारगेट करने का इल्ज़ाम लगाया और अब 24 जून को पंजाब के लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी तलब कर लिया गया है। उससे पहले जहांगीर तरीन और अली तरीन की गिरफ्तारी के हवाले से FIA अदालत को बता चुकी है कि उनका गिरफ्तारी का इरादा नहीं है, जिसके बाद वो दरख्वास्त जमानत वापस ले चुके हैं। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी को 6 महीने होने वाले हैं, मगर अब तक नैब उनके खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं कर सका है। अदालतें मुसलसल बरहमी का इजहार कर रही हैं। पहले लाहौर की एहतसाब अदालत ने बरहमी का इजहार किया और अब आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी बरहमी का इजहार किया। लाहौर हाई कोर्ट में आज ख्वाजा आसिफ की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि रेफरेंस बनाकर इस्लामाबाद भेज दिया है, 2 हफ्ते का वक्त दे दें, सब पेश कर देंगे। इस पर जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि क्या हम दरख्वास्त जमानत को 2 हफ्ते तक इल्तवा में रखें? इतने अरसे से ये केस इल्तवा में है। अदालत ने पूछा कि मुलजिम कब से जुडिशल रिमांड पर है। उस पर ख्वाजा आसिफ के वकील ने बताया कि मुलजिम 27 जनवरी से जुडिशल रिमांड पर है। 3 साल से नैब एक ही सवाल कर रहा है। फिर जस्टिस आलिया नीलम ने सवाल उठाया कि नैब 27 जनवरी से अब तक क्या कर रहा था? क्या हम नैब के वकील की ख्वाहिश पर चले? दौरान समाज जस्टिस शहबाज रिजवी ने समाअत दिए कि यह मुनासिब नहीं है कि इदारे की तरफ से कहा जाए कि डॉक्यूमेंट नहीं है। अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी और रिमार्क्स दिए कि कोई मजीद तारीख नहीं दी जाएगी। पीर को तमाम दस्तावेजात के साथ पेश हों। ये पहला मौका नहीं है कि अदालत रेफरेंस दायर न करने पर नैब पर बरहम हुई है। 26 मार्च को ख्वाजा आसिफ केस की समाअत के दौरान एहतसाब अदालत के जज ने नैब के तफ्तीशी अफसर को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए थे कि मुलजिम के खिलाफ रेफरेंस मुकम्मल नहीं किया जा रहा। इस तरह के मामलात में अदालतों को क्यों घसीटा जा रहा है? अदालत का क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? बताएं कि ख्वाजा आसिफ का रेफरेंस तब आएगा जब जमानत मंजूर हो जाएगी। इसी समाअत में नैब के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया था कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस तैयारी के मराहिल में है। फिर 6 मई को केस की समाअत के दौरान नैब ने अदालत को बताया था कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस तैयारी के आखिरी मराहिल में है और जल्द ही रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद 3 जून को समाअत हुई तो नैब ने फिर रेफरेंस दायर करने के लिए वक्त मांग लिया, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत 17 जून तक मुलतवी कर दी थी और अब नैब ने आज फिर अदालत से मजीद वक्त मांग लिया है। ख्वाजा आसिफ गुज़िश्ता साल दिसंबर से गिरफ्तार हैं, मगर अभी तक रेफरेंस दायर नहीं हो सका है। इस हवाले से हमने आज नैब के तर्जुमान से रब्ता किया, उन्हें प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी ताकि उनसे सवालात कर सकें। हमने उनसे पूछा कि ख्वाजा आसिफ केस में अब तक रेफरेंस दायर ना होने पर आज भी अदालत ने बरहमी का इजहार किया। किसी को 6 माह तक गिरफ्तार रखने की क्या तौजीह हो सकती है जबकि अभी रेफरेंस भी दायर नहीं हुआ है? आपसे दरख्वास्त है कि हमारे प्रोग्राम में शरीक हों और नैब का मौक़िफ़ पेश करें। उस पर नैब के तर्जुमान प्रोग्राम में तो नहीं आए, मगर उन्होंने मौक़िफ़ दिया कि हमने वजूहात अदालत में वाज़े कर दी हैं। वो मौजूद अदालत की इजाज़त से जुडिशल कस्टडी में हैं। नैब के पास ख्वाजा आसिफ के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं जो सही वक्त पर अदालत के सामने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद पेश कर दिए जाएंगे। इससे पहले भी ख्वाजा आसिफ के केस में 3 जून को जब हमने नैब से पूछा था कि क्या नैब ने ख्वाजा आसिफ को शवाहिद के बगैर गिरफ्तार कर लिया था, तो नैब ने यही मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद है, मगर ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी को 6 महीने हो गए हैं। नैब रेफरेंस दायर नहीं कर सका है और ख्वाजा आसिफ गुज़िश्ता साल दिसंबर से गिरफ्तार हैं। यह मामला इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि अदालतें मुसलसल नैब की गिरफ्तारी के इख्तियार पर सवालात उठा रही हैं और ट्रायल मुकम्मल होने से पहले गिरफ्तारी और कई महीने तक गिरफ्तार रखने को बुनियादी हुकूक के खिलाफ करार दे चुकी हैं। आपके सामने कुछ अदालती फैसले रखते हैं। गुज़िश्ता साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफ़ीक के केस में अपने फैसले में लिखा था कि आइन में सिर्फ एक बुनियादी हक है जो गैर मशरूत है और उसे किसी सूरत मजरू नहीं किया जा सकता और ना ही उसकी खिलाफ वर्जी हो सकती है। वो हक है इंसानी वकार का और ट्रायल से पहले गिरफ्तार करके कैद रखने के संगीन नताइज होते हैं। ऐसी गिरफ्तारियों से बेइज्जती और तौहीन होती है, ना सिर्फ मुल्जिमान की बल्कि उनके खानदान की। गिरफ्तारी किसी शख्स की शोहरत, साख और मुआशरे में उसकी मौजूदगी को बुरी तरह मुतासिर करती है, उसे नफरत का निशाना बनाती है। और आज के मीडिया के दौर में किसी भी मुल्जिम की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ इल्जामात लगाना कयासराइयों की एक ऐसी मुहिम को जन्म देता है जिससे उसके खानदान की तजलील की जाती है, उन्हें शर्मिंदा किया जाता है और इस तरह एक शख्स के वकार को खतरे में डाल दिया जाता है। ज़्यादातर लोगों को जुर्म साबित होने से पहले की गिरफ्तारी और जुर्म साबित होने के बाद की गिरफ्तारी का फ़र्क ही नहीं पता होता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा था कि जब इस सवाल का सामना हो कि मुल्जिम को जमानत दी जाए या नहीं, तो फिर यह बात जहन में रखनी चाहिए कि जमानत का मकसद यह है कि मुल्जिम की ट्रायल में हाजिरी यकीनी बनाई जाए। इसका मकसद सज़ा या एहतियात नहीं, किसी शख्स को गिरफ्तार करना और उससे आज़ादी छीनने को सज़ा के अलावा और कुछ नहीं समझा जा सकता, खासतौर पर उस वक्त जब मुल्जिम के ट्रायल पर हाजिरी को यकीनी बनाने के मुतबादिल रास्ते मौजूद हों। तमाम मुहज़्ज़िब मुआशरे इस उसूल को तस्लीम करते हैं कि सज़ा सिर्फ अदालती फैसले के बाद ही हो सकती है। जब तक ट्रायल के बाद मुल्जिम को सज़ा नहीं हो जाती वो बेगुनाह ही समझा जाएगा। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 4G केस में अपने फैसले में लिखा था
कि आज़ादी किसी भी शहरी का हक है और किसी शहरी से यह हक नहीं छीना जा सकता। नैब का गिरफ्तारी का अख्तियार बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है। अदालती फैसले के मुताबिक अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए नैब को बिला तफरीक एहतसाब करना होगा और इस बात का जवाब देना होगा कि क्यों कुछ मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है जबकि कुछ को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। अदालत ने यह भी लिखा था कि किसी शख्स की आज़ादी खत्म करने के बजाय कुछ जरूरी इकदाम उठा लिए जाएं, जैसा कि उस शख्स का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया जाए, पेशी का शेड्यूल बना लिया जाए, पहले ही तमाम रिकॉर्ड महफूज बना लिया जाए। जब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के मरहले पर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उससे आइन में दिए गए हुकूक मुतासिर होते हैं। इसी तरह LNG केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि व्हाइट कॉलर क्राइम में किसी भी शख्स की गिरफ्तारी के लिए ठोस वजूहात का होना जरूरी है, खासतौर पर उस वक्त जब मुल्जिम तहकीकात में ताउन कर रहा हो या उसके फरार होने का खदशा ना हो। इन हालात में दरख्वास्त गुजार को कैद में रखना उसे सजा देने के बराबर है। हालांकि हकीकत यह है कि जब तक जुर्म साबित ना हो जाए मुल्जिम बेगुनाह समझा जाता है। किसी भी कसूरवार को दिए जाने वाले रिलीफ का इजाला उसे सजा देकर किया जा सकता है, मगर किसी बेगुनाह की कैद का इजाला मुमकिन नहीं है। ये अदालती फैसले आ चुके हैं और फिर भी ख्वाजा आसिफ पर जुर्म साबित होना दूर की बात, नैब रेफरेंस भी दायर नहीं कर सका है और वो 6 माह से कैद में है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।